हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये मोस्ट अवेटेड वीडियो जहां पे हम रे ऑप्टिक्स को सिर्फ 10 मिनट के अंदर रिवाइज करने वाले हैं, जो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 होने वाला है। रे ऑप्टिक्स उसकी फॉर्मुला शीट के साथ आपको 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कराने वाले। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। रे ऑप्टिक्स बच्चों के लिए थोड़ा सा डर होता है और उस डर को खत्म करने के लिए हम फटाफट से रिवीजन के लिए लेके आए एक 10 मिनट वीडियो और पूरा कंप्लीट चैप्टर इस 10 मिनट के अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा ही बढ़िया कंटेंट आपके लिए बहुत सारा अपलोड करने वाले। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, सबके साथ शेयर कर देंगे। और आज हम करने वाले रे ऑप्टिक्स सिर्फ 10 मिनट के अंदर। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स की। अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। अगर एक लाइट सेम मीडियम में बेंड हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दो लॉज रहते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नंबर 2 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आपको क्या बताता है? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो इसका रिलेशन क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और इसकी जो मैग्निफिकेशन है, दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू which is equal to h2 by h1, which is further equal to minus v by u, which is further equal to minus v by u. The next is refraction of light. अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द डिफरेंट मीडियम। दो तरीके के मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट की बेंडिंग होना, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। दो मीडियम होते हैं, रेयर और डेंसर। ऐसा मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, दैट इज रेयर। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, दैट इज कॉल्ड डेंसर। और ये कौन डिसाइड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड इन मीडियम, दैट इज c/v। और फिर उसके बाद बात करूं, ये बेंडिंग क्यों होती है? ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट। अगर एक लाइट रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है, उसकी बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर एक लाइट डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है तो उसकी बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर बात करते हैं रियल एंड एपरेंट डेप्थ। अगर जो रियल एंड एपरेंट डेप्थ का रिलेशन निकाल लूं तो रियल और एपरेंट डेप्थ में एपरेंट डेप्थ किसके बराबर होता है? रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और नॉर्मल शिफ्ट निकालने के लिए आपको रियल डेप्थ के अंदर से एपरेंट डेप्थ को माइनस करना होगा, ये निकालना होगा कितना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये एक रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन आपके पास निकल के आती है। नेक्स्ट वी हैव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टीआईआर की बात करता हूं। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में बेंड होना। क्या कंडीशन है? इट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है? इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस at which angle of refraction is 90 degree is called critical angle। अब ये वही बात करते हैं, there are two conditions, दो कंडीशन होनी चाहिए। light must travel from denser to rarer, the angle of incidence must be greater than critical angle। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं क्रिटिकल एंगल की बात करूं, क्रिटिकल एंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? साइन, देखो ये लिखा हुआ है, साइन आईसी इज इक्वल टू 1/μ। साइन आईसी 1/μ के बराबर तब होगा जब एयर की बात कर रहे हो, जब आपकी लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है। अदरवाइज जो हमारा साइन आईसी है वो किसके बराबर होगा? μ1/μ2। जो हमारा साइन आईसी है वो किसके बराबर हो जाएगा? μ1/μ2। μ1 रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ2 जो होगा वो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी चार एप्लीकेशन आती है। नंबर 1 इज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्रिटिकल एंगल काफी छोटा होता है, तो ये चमकता हुआ नजर आता है जस्ट बिकॉज ऑफ टीआईआर। मिराज फॉर्मेशन ऑप्टिकल इल्यूजन है, आपको ये डेजर्ट एरिया में ज्यादा दिखता है मिराज फॉर्मेशन। उसके बाद टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, लाइट को 90 डिग्री से बेंड करना, लाइट को 180 डिग्री से बेंड करना, लाइट को 0 डिग्री से बेंड करना। ऑप्टिकल फाइबर लाइट सिग्नल्स को दूर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करता है। तीन तरीके के मटेरियल होते हैं, कोर क्लेडिंग एंड बफर कोटिंग। बफर कोटिंग इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48। ये काफी सारी ऐसी इसके अंदर एप्लीकेशन आती है। फिर उसके बाद बात करते हैं रिफ्रैक्शन एट अ कन्वेक्स और अ कनकेव स्फेरिकल सरफेस। अगर एक लाइट रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है, बहुत ध्यान से सुनना, चाहे वो कन्वेक्स सरफेस है चाहे वो कनकेव सरफेस है, अगर लाइट रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है तो रिजल्ट होगा μ2/v, दैट इज इमेज डिस्टेंस, μ1/u और μ2 माइनस μ1/r। μ2 के नीचे v आएगा। और अगर लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयर में, तो डेंसर में से रेयर में ट्रेवल करने के लिए μ2 के नीचे आएगा u। देखो याद रखो, रेयर से डेंसर में μ2 के नीचे आएगा v, और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो μ2 के नीचे आएगा u। μ2/u माइनस μ1/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस। तो 1/f which is further equal to power, which is further equal to power is equal to μ2 minus μ1 upon μ1 into में 1/r1 minus 1/r2। और अगर बात करूं ना, ये हमारा, अगर ये तो किसी और मीडियम में, अगर मैं एयर में बात करूंगा तो μ1 किसके बराबर हो जाएगा? 1। द फॉर्मूला विल बिकम 1/f is equal to μ minus 1 upon 1 into में 1/r1 minus 1/r2। ठीक है,
थिन लेंस फॉर्मूला की बात करता हूं। थिन लेंस फॉर्मूला क्या बताता है? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। तो 1/v minus 1/u is equal to 1/f, and the magnification h2/h1 is equal to v by u, not minus v by u, it is v by u. Power of a lens, power is equal to 1/f. अगर कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज की बात करता हूं, अगर मान लो बहुत सारे लेंसेज मैंने कंबाइन करके रख दिए, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसे ऐड होती है? रेसिप्रोकल करके 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3। और इसका जो पावर ऐड होता है वो पावर कैसे ऐड होता है? P1 plus P2 एंड अप टू Pn। कहां तक ऐड होगा? Pn तक ऐड होगा। उसके बाद बात करता हूं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अगर एक प्रिज्म से रिफ्रैक्शन करा रहे हो ना, यहां से इंसिडेंट रे आई और ये फिर बेंड होगी, फिर उसके बाद ये इमर्जेंट रे आ गई। इंसिडेंट एंगल I, इमर्जेंट एंगल I डैश, और यहां पे रिफ्लेक्शन एंगल R और इधर R डैश। क्या देखा? जो हमारा डेविएशन है, डेविएशन का बेसिकली मतलब होता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। और वो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके बराबर आ रहा है? I plus I dash minus a, और यू कैन से दैट I1 plus I2 minus a। और जो a की वैल्यू आई है दैट इज R plus R dash, दैट इज R1 plus R2 भी आप लोग भूल सकते हो इसको। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। अब डेविएशन मिनिमम कब होती है? जब ये रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल हो जाएगी। जब ये रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल हो जाएगी, इसकी कंडीशन क्या है? I और I डैश बराबर, R और R डैश बराबर, तो डेविएशन हो जाएगी मिनिमम। और अगर मान लो मिनिमम डेविएशन है तो हमारा ये जो I आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? A प्लस डेल्टा M बाई 2, A प्लस डेल्टा M बाई 2। और जो R आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? जो R आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? A बाई 2 के बराबर। तो अगर मैंने स्नेल्स लॉ लगाया तो स्नेल्स लॉ लगाने के बाद म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R होता है। तो मैंने I की वैल्यू पुट कर दी A प्लस डेल्टा M बाई 2 और R की वैल्यू पुट कर दी A बाई 2। इससे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। ये डेरिवेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला जब I और I डैश बराबर होंगे, जब I और I डैश बराबर होंगे उस केस में डेविएशन क्या होगी? मिनिमम। उस केस में डेविएशन मिनिमम, उसके बाद भी डेविएशन बढ़ेगी, उससे पहले भी डेविएशन बढ़ेगी, उसके बाद भी डेविएशन इंक्रीज होगी और उसके बाद भी डेविएशन, उससे पहले भी डेविएशन इंक्रीज होगी। फिर बात आती है एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ प्रिज्म, इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। अगेन मटेरियल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, वेवलेंथ एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर बात करता हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना वो अब क्या होता है भी, इसके अंदर माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? छोटे ऑब्जेक्ट का साइज को बढ़ा के देखना। अब इसमें दो तरीके से इमेज बनती है, या तो फाइनल इमेज कहां बनेगी? लीस्ट डिस्टेंस पे। अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है तो इसका मैग्निफिकेशन होगा VO by UO 1 plus D upon FE, और इसका ट्यूब लेंथ होगा VO plus UE। पहले आपने ऑब्जेक्ट को रखना बिहाइंड फोकस, फोकस से पीछे रखोगे रियल इमेज बनाएगा। अब ये पहले वाले की इमेज दूसरे के ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगर ये दूसरे के ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और अगर आपने फाइनल इमेज को लीस्ट डिस्टेंस पे बनाना है तो इसका ऑब्जेक्ट इसके फोकस के अंदर लाई करना चाहिए, इसके फोकस के अंदर लाई करना चाहिए, सो दैट इट विल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज एट अ लीस्ट डिस्टेंस। अब ये याद रखो VO by UO 1 plus D upon FE और ट्यूब लेंथ आ जाएगी VO plus UE। अगर आपका फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, सेम सिचुएशन है। अगर आपने फाइनल इमेज को इंफिनिटी पे बनाना है ना, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड फोकस रखा रियल इमेज, अब इसका जो पहले वाले का इमेज है वो दूसरे के ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका ऑब्जेक्ट पहले फोकस के अंदर था, अब फोकस के ऊपर रहेगा। फोकस के ऊपर रहने से ये जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी में बनेगी और मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी VO by UO D upon FE। पहले था 1 plus D upon FE, अब हो गया D upon FE। और उसके बाद अब ट्यूब लेंथ किसके बराबर है? VO plus FE के बराबर। अब ट्यूब लेंथ आ गई VO plus FE के बराबर। अब बात करते हैं टेलीस्कोप की, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है। और फिर अगर बात करूं इसके अंदर, वैसे अगर ये बोला जाता है जो हमारा माइक्रोस्कोप है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आई पीस बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए। टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आई पीस छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्यों होता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा रेज इसके अंदर एंटर कर सके। आई पीस छोटा क्यों होता है? ताकि सारी रेज आई के अंदर एंटर कर सके, और अगर ज्यादा से ज्यादा रेज एंटर करेंगे आई के अंदर उतनी अच्छी आपको इमेज नजर आएगी। पहले बहुत दूर से पैरेलल लाइट आ रही है, ये फोकस पे मीट करेगी, पहले वाले की इमेज दूसरे के ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगर आपने फाइनल इमेज को लीस्ट डिस्टेंस पे बनाना है तो इसका ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर होना चाहिए। तो इसकी मैग्निफिकेशन होती है -FO by FE 1 plus FE by D, और इसकी ट्यूब लेंथ होगी FO plus UE। फिर उसके बाद बात करता हूं मैं व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे आने के लिए पहले वाले की इमेज दूसरे के ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और वो इमेज जो होगी इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां होना चाहिए? फोकस पे। इसकी मैग्निफिकेशन होगी -FO by FE और इसकी ट्यूब लेंथ होगी FO plus FE। बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं यार, ये सारे फॉर्मुलाज एक बार नोट कर लेना। ये सारी फॉर्मुला शीट मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके बाद आपका रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया। एक इतना बड़ा चैप्टर जो हमने वन शॉट में 5 घंटे में करा था
उसको हमने 10 मिनट में कंप्लीट रिवाइज करा दिया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से शेयर कर दो। मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स का ये रैपिड वन शॉट और यू कैन से दैट द कंप्लीट चैप्टर इन 10 मिनट्स। थैंक यू सो मच।